हेलो गाइस, वेलकम टू फियरलेस क्वाड्रन। इधर हम सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, एनडीए और जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें ज्योग्राफी पूछी जाती है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चंस पीवाई क्यूज का उठाते हैं, उसमें देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है और हम सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चंस इस तरह से करते हैं कि आपको करेक्ट आंसर तो पता चले ही चले, बाकी और ऑप्शंस या फिर और उसकी जो थ्योरी है उसके बीच वो भी पता चले और आप उससे एक्सेल कर सकें। सो स्टे डिसिप्लिन, स्टे कंसिस्टेंट एंड लेट्स बिगिन। तो हम करेंगे CDS 1 2024 जो अभी रिसेंटली हुआ था, उसका ज्योग्राफी के PYQs एक इजी वे में समझेंगे और देखेंगे कि क्या करेक्ट ऑप्शंस हैं और कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुलर। ठीक है, तो कौन सी इसमें से अरेबियन पेनिनसुलर में नहीं आती है? कुवैत नहीं आती, ओमान नहीं आती, जॉर्डन नहीं आती या यमन नहीं आती। तो इसको हमने दो पार्ट में डाला है। जिसको आंसर चाहिए वो ऑप्शन देख के चले जाए और जिसको थ्योरी चाहिए वो बेटर रहेगा। तो देखो, ऑप्शन सी जो है जॉर्डन, ये पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं है। तो अब देखो, ये क्वेश्चन दो तरीके से तैयार हो गया। अब अरेबियन पेनिनसुला जो है उसके में क्या क्या आ रहा है? तीन आ गए अभी, कुवैत, ओमान और यमन। तो ये तो आपको याद होगा कि ये तो आते ही आते हैं। चलो इसका थ्योरी पढ़ते हैं, एक मिनट। तो चलो थ्योरी में क्या हुआ, एक मिनट रुकना, पेन ले लो। देखो, जॉर्डन क्या है? एक मिडल ईस्ट कंट्री है जो कि लेवेंट में लोकेटेड है। जहाँ अब ये देखना है यहाँ पे, वाइल इट बॉर्डर स्टेट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, जोग्राफिकली सेपरेट करती है, ठीक है, अपने आप को पेनिनसुला से। अब क्या कौन कौन से किस किस का पार्ट है देखो यहाँ पे। सऊदी अरेबिया फर्स्ट हो गया, कतर सेकंड हो गया, बहरीन थर्ड हो गया, कुवैत फोर्थ हो गया, ओमान फिफ्थ हो गया, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट सिक्स हो गया और यमन हो गया। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल गई कि अब मतलब फ्यूचर में कभी भी पूछ लेगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं, घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विच इज अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, नोट कर दिया, ऐसा कुछ पूछ लिया तो आपको ये सब पता है कि ये कंट्रीज हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो करेक्ट है, जो पार्ट नहीं है, वो है जॉर्डन। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज योर आर करेक्ट। जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसके बारे में क्या सही है? इट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन, हाईएस्ट एवर एलिवेशन, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑल अदर कॉन्टिनेंट्स। बहुत सारे कॉन्टिनेंट है ना, तो इसका जो हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन है, फिर माउंट विंसन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो पहला सही है या दूसरा सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि दोनों सही हैं। अब देखते हैं दोनों कैसे सही हैं। अब देखो, एक मिनट, देखो, बोथ स्टेटमेंट्स अबाउट अंटार्कटिका आर करेक्ट। ये देखो, अब आपको इस क्वेश्चन से करेक्ट आंसर भी पता चल गया और ये भी पता चल गया कि अंटार्कटिका की जो दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कैसे? देखो, आप, इट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन अमंग ऑल कॉन्टिनेंट। जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें से हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन किसका है? अंटार्कटिका का, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंसिव आइस शीट्स। आइस शीट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से इसका जो हाईएस्ट एलिवेशन है वो बढ़ जाता है। फिर माउंट विंसन इज द कॉन्टिनेंट हाईएस्ट पीक। इस कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट जो पीक है वो है माउंट विंसन। तो दोनों ऑप्शन जो हो जाएंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट इन इंडिया। अब ये कह रहा है इंडिया एक स्टेट है, देखिए ये बैकग्राउंड में भी आपको एक इंडिया दिख रहा है, हमारा प्यारा भारत, ठीक है, इंडिया एक स्टेट है। कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स इन इंडिया। नीलगिरी, अमरकंटक, शेषाचलम या अगस्तमलाई, कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन ए जो है नीलगिरी करेक्ट आंसर है इसका। आइए जाने नीलगिरी क्यों है। एक मिनट रुकिएगा बस। ठीक है, देखो, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, वो कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा आपको, जो कि साउथ इंडिया का साउथ में होता है, ठीक है।
साउथ में पड़ता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि एक वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ठीक है। फिर 3 स्टेट्स में आता है, किस किस में, तमिलनाडु में आता है, केरला में आता है और कर्नाटका में आता है। तो नीचे वाले स्टेट्स में आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। इन कॉन्ट्रास्ट सॉरी, अमरकंटक जो है ना, अमरकंटक देखो अब यहाँ पे अमरकंटक दे रखा है। अमरकंटक के बारे में भी जानते हैं। अमरकंटक जो है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आता है। तो 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, ये 3 में आ रहा है, ये 2 में आ रहा है। शेषाचलम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो शेषाचलम की बारिश हो गई, मतलब बात हो गई एक। फिर है अगस्तमलाई, क्या है, कवर्स पार्ट ऑफ केरलाइन तमिलनाडु। अगस्तमलाई का जो ऑप्शन दे रखा है वो किस में आता है, 2 में। तो इसमें पूछ रहा है 3 स्टेट्स, तो क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर, नीलगिरी। तो आपको इससे ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि नीलगिरी में नीलगिरीज भी इसका ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन से करेक्टली मैच नहीं है। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में है, चक्रशिला आसाम में है, नहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है, या केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो रामनगर जो है वो उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है। आइए जानते हैं कि कैसे क्या है। देखो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखी है यहाँ पे, और ये है स्टेट। देखो एक लाइन खींच देते हैं, ये हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हो गया स्टेट। देखो थोड़ा और अच्छे से देखेगा, येलो कलर लेते हैं। देखो ये हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ हो गया नहर, ये हो गया। देखो रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उत्तराखंड में नहीं, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चक्रशिला सही है, आसाम में है। नहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है, एंड केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में नहीं है। तो इसमें क्या पूछा, नॉट करेक्टली मैच। तो नॉट करेक्टली मैच क्या है, ये वाली रामनगर वाली, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग पूछ रहा है ये, एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोकोनट प्रोडक्शन, कोकोनट प्रोडक्शन के बारे में पूछ रहा है कि जो लक्षद्वीप में कोकोनट प्रोडक्शन होता है उसमें से क्या करेक्ट है इन दोनों स्टेटमेंट से। प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इज द हाईएस्ट इन इंडिया, मतलब जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी होती है वो हाईएस्ट इंडिया में, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा यही होती है लक्षद्वीप में। फिर कह रहा है ऑयल कंटेंट इन नट्स इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो इनके नट्स होते हैं उसमें ऑयल कंटेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, बोथ या फिर नाइदर। तो ये कि दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। देखो लक्षद्वीप है एक कोकोनट कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। क्यों होता है इसमें यहाँ पे कोकोनट, तो देखिए इसकी जो कॉम्बिनेशन है ना ज्योग्राफी की, जैसे कि क्लाइमेट है यहाँ का, सॉइल, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और कोकोनट वेराइटीज़, इनके लिए यहाँ पे देखो सॉइल, क्लाइमेट एकदम फेवरेबल है, सॉइल फेवरेबल है, ज्योग्राफी इनकी मतलब ऐसी है कि यहाँ पे जो वैरायटी है ना कोकोनट्स की बहुत ज़्यादा मिलती है। ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है, देखो हाई ऑयल ईल्ड पर यूनिट, ये हो गया कोकोनट के बारे में। अब ऑयल कंटेंट देखो, हाई ऑयल ईल्ड पर नट होता है, सुपीरियर कोपरा क्वालिटी, कोपराइज सबको पता होगा वो होता है क्या बोलते हैं इसको, दिमाग से निकल गया यार ये, कोकोनट। फिर है सस्टेनेबल कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। अब ये जो है लक्षद्वीप के जो कोकोनट्स है ना वो इतने फाइन होते हैं, ग्लोबली इतने फाइन माने जाते हैं कि इनके लिए ऑयल एक्सट्रैक्शन, फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर कि यस, ये प्रोडक्टिविटी पर है पेयर हाईएस्ट है, यस है। ऑयल कंटेंट इन नट्स हाईएस्ट, यस। तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2 करेक्ट हो जाएगा। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैरियर आइलैंड, बैरियर आइलैंड के बारे में क्या करेक्ट है। दीज आर स्मॉल चेन ऑफ सैंड्स, मतलब स्मॉल चेन है सैंड आइलैंड के, दैट फॉर्म ऑफशोर फार फ्रॉम द कोस्ट, कोस्ट से, कोस्ट अगर है ये तो उससे थोड़ा दूर है। फिर है लगून्स और शेलोवर मार्शेस, लगून्स होते हैं और जो शेलो मार्शल होते हैं सेपरेट करते हैं बैरियर आइलैंड को मेनलैंड से। जो ये बैरियर आइलैंड है और ये जो मेनलैंड मान लो तो इसको सेपरेट करते हैं। सच लोकेशंस आर हजार्डस, ये जो हजार्डस होती हैं फॉर सेटलमेंट, इसको मतलब यहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो सकता, क्यों, दे आर इजीली स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स,
कि हरिकेन एंड स्टॉर्म आया तो ये बह जाएंगी उसके साथ। तो इसमें से क्या करेक्ट है देखते हैं, चलो एक मिनट को। तो वो कह रहा है 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 या 1 2 3, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है हम देखते हैं। चलो देखो ऑप्शन सी जो है 2 एंड 3 ये करेक्ट है, पर ये क्यों करेक्ट है ये देखते हैं। देखो स्टेटमेंट 1, बैरियर आइलैंड जो है वो नियर द कोस्ट लाइन बनता है। यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल चेन ऑफ सैंड दैट फ्रॉम ऑफशोर फार फ्रॉम द कोस्ट। फार फ्रॉम द कोस्ट नहीं है, नियर द कोस्ट लाइन, नॉट फार ऑफशोर, ठीक है ना, इसलिए गलत हो गया। तो 1 गलत हो गया, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो अपने आप पता चल गया कि 2 एंड 3 हो गया। लेकिन चलो देखते हैं 2 और 3। लगून और शैलो मार्श, जो लगून होते हैं और शैलो मार्शेज होते हैं ना, ये कहाँ पे होते हैं, टिपिकली लाइज बिटवीन अ बैरियर आइलैंड एंड द मेन लैंड। यही बोल रहा है वो, बैरियर आइलैंड और मेन लैंड में ही होते हैं। हाँ सही है स्टेटमेंट 2। फिर स्टेटमेंट 3 देखो, बिकॉज ऑफ देयर लो एलिवेशन, लो एलिवेशन सच लोकेशन हजार्डस फॉर सेटलमेंट बिकॉज दे आर इजिली स्वेप्ट अवे। हाँ, एंड एक्सपोज पोजिशन, एक तो लो है ऊपर से एक्सपोज पोजिशन, मतलब कि कहीं से भी वो आया स्टॉर्म तो हिट कर देगा उसको। बैरियर आइलैंड्स आर हाईली वनरेबल टू स्टॉर्म, है ना, तो इसीलिए अनसुइटेबल होते हैं परमानेंट सेटलमेंट के लिए। परमानेंट सेटलमेंट नहीं करा जा सकता, तो इसलिए ऑप्शन 2 और 3 हो जाएंगे इसके। फिर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउड्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्लाउड्स पहचानना है आपको, ठीक है। ये क्लाउड कह रहा है हाई है, थिन है, मतलब ऊपर वाली लेयर में बहुत ही पतले से, एकदम पतले से, ठीक है। पफी है ना। वाइट लाइट क्लाउड्स ऑफ आइसी क्रिस्टल दैट लुक लाइक रिपल्स, रिपल्स की तरह दिखते हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है। फिर है दे अपीयर बिटवीन 20,000 फीट एंड 40,000 फीट अबव द अर्थ सरफेस। 20,000 एंड कितना बोला है, 40,000, ठीक है। फिर कहता है वन ऑफ इट्स टाइप इज कॉल्ड अ मैकरल स्काई। एक तरह के, मतलब दूसरा स्टेटमेंट हो गया, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इनको हम मैकरल स्काई की तरफ से मतलब जानते हैं। बिकॉज द क्लाउड रिसेंबल्स लार्ज फिश स्केल्स स्पेशली व्हेन दे आर कलर्ड पिंक एट सनसेट। जब सनसेट होता है ना तो वो पिंक पिंक दिखते हैं, इसलिए। कौन सा है इसमें से, तो ऑप्शन डी जो है सर्रोक्यूमुलस। सर्रोक्यूमुलस जो है इसका करेक्ट आंसर है। अल्टोस्टेटस, सिरोस्टेटस, अल्टोक्यूमुलस और सर्रोक्यूमुलस में से यही है। तो देखते हैं आज कि ये क्यों है आंसर इसका करेक्ट। एक मैं सीरीज ये भी सोच रहा हूँ कि सिर्फ क्लाउड्स के ऊपर, कि क्लाउड्स कैसे पहचानेंगे, जैसे ये इतने सारे वो है ना, तो वो भी बनाऊंगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी कि नो द क्लाउड्स का कैसे, तो वो क्लाउड सारे वो कर देंगे। तो सर्रोक्यूमुलस क्लाउड्स होता है हाई लेवल क्लाउड्स होते हैं मेड ऑफ आइस क्रिस्टल। क्या हो है सर्रोक्यूमुलस, देखो कैसे याद कर सकते हो, सर्रोक्यूमुलस है, सर भी सर्रोक्यूमुलस कर, सिर आपका सबसे ऊपर है, ऐसे याद कर लो। तो सर्रोक्यूमुलस हाई लेवल क्लाउड होते हैं ना, मेड ऑफ आइस क्रिस्टल्स, किसके, आई क्रिस्टल से। अपीयरिंग एज स्मॉल वाइट पफी है, पफी पैचेस, ठीक है, स्मॉल होते हैं वाइट एंड पफी पैचेस होते हैं। कितने हैं इसमें, 20,000 से 40,000 फीट पे बनते हैं ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखो कॉमन सर्रोक्यूमुलस पैटर्न इज कॉल्ड अ मैकरल स्काई। तो ये जो है ना, ये देखो सर्रोक्यूमुलस को ही क्या कहते हैं, मैकरल स्काई, ड्यू टू इट्स रिपल्ड फिश स्केल लाइक अपीयरेंस, इसीलिए कहते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न होता है, उसको आइडेंटिफाई करिए कैसे। इट रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ स्ट्रीम। मोस्ट कॉमन पहले कह दिया उसने कि मोस्ट कॉमन पैटर्न है स्ट्रीम का, एंड दे ट्रिब्यूटरीज, स्ट्रीम एंड ट्रिब्यूटरीज का मोस्ट कॉमन पैटर्न है। इट अकर्स इन द एरिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉक टाइप एंड रेगुलर स्लोप, ठीक है। और फिर रहता है मैप और एरियल फोटोग्राफ। कोई मैप बनाओ या बर्ड्स आई व्यू की तरह वो ली गई हो, तो वो जो पत्ती होती, एक मिनट को, पत्ती बन जाए, काम चला लो यार ऐसे ही। देखो आप मैप और एरियल फोटोग्राफ शोज अ पैटर्न लाइक द वेन्स ऑन अ लीफ। जो देखिए वेन्स दिख रही है लीफ पे, है ना, ऐसे दिखते हैं। स्मॉलर स्ट्रीम ज्वाइनिंग द मेन स्ट्रीम एट एन एक्यूट एंगल। तो ये तीन उसने बोल दिया कि ये तीन चीज़ें, अब आप बताइए क्या है। डेंड्राइटिक पैटर्न है, लीफी पैटर्न है, रेडिकल ट्रेलिस या सेंट्रिपिटल पैटर्न है। तो इन ये कौन सी लीव्स हैं ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो एक मिनट ना, तो देखो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये डेंड्राइटिक पैटर्न है, ठीक है। क्यों है, देखो
डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न जो होता है वो मोस्ट कॉमन पैटर्न होता है स्ट्रीम पैटर्न, ठीक है। तो याद रखना कभी भी अगर सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट कॉमन स्ट्रीम पैटर्न क्या है, तो डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न है। फॉर्मिंग इन रीजन्स विद यूनिफॉर्म रॉक स्ट्रक्चर होता है और कंसिस्टेंट स्लोप होता है, समझ गए। फिर रिवर सिस्टम फॉलोज द नेचुरल ग्रेडियंट ऑफ द लैंड। नेचुरल ग्रेडियंट जो है लैंड का ग्रेडियंट, देखो कहीं ऊपर होगी कहीं नीचे होगी, तो नेचुरली ग्रेडियंट जो है रिवर सिस्टम वही फॉलो करती है लैंड का, ठीक है। अगर हम इसको मैप या फिर एरियल इमेजेस से देखेंगे तो ये एक ट्री ब्रांच की तरह या लीफ वेन की तरह दिखेगी विद ट्रिब्यूटरीज जॉइनिंग द मेन स्ट्रीम एट एन एक्यूट एंगल। देखो ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हुई दिखेंगे, ऐसा लगेगा हम व्यू ऊपर व्यू से देखेंगे लीफ वेन या ब्रांचेस की तरह। तो ये जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, डेंड्राइटिक पैटर्न है, डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग गेटवे सिटीज और आर करेक्ट, ठीक है। देखो cities whose physical location makes it a link between one country and others और between one region and other। गेटवे कंट्री के बारे में क्या सही मतलब करेक्ट वो है स्टेटमेंट, तो कह रहा है सिटी कोई ऐसी सिटी जो कि फिजिकल लोकेशन ऐसी लोकेशन पे है जो कि दो कंट्री को लिंक करती हो, जैसे इंडिया और बगल में हमारा नेपाल, ये मान लेते हैं, ठीक है। वन रीजन टू अदर। अ गेटवे सिटी एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर अ लार्ज एरिया। जो गेटवे सिटी होती है वो कंट्रोल करती है लार्ज एरिया, क्यों? बिकॉज इट कमांड्स द एंट्री एंड एग्जिट राइट्स, क्योंकि इसके पास एंट्री राइट्स एंड एग्जिट राइट्स दोनों होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री या रीजन, ये कंट्री के लिए या रीजन के लिए। मोस्ट गेटवे सिटीज आर पोर्ट्स। देखो अब यहाँ पे मोस्ट पोर्ट्स है ना, जो मोस्ट गेटवे सिटीज हैं वो पोर्ट्स हैं, मैनी ऑफ विच वर फॉर्मरली एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स या कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। जो तीनों स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। तो एक मिनट, चलो तीनों स्टेटमेंट सही हैं अकॉर्डिंग टू गेटवे के लिए। गेटवे सिटी क्या होती है? हुज स्ट्रेटेजिक लोकेशन लिंक वन कंट्री, ये सही है कि एक ऐसी सिटी होती है गेटवे सिटी जो कि एक ऐसी लोकेशन पे है, इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे जो कि एक्सेस देती है, मूवमेंट देती है, कंट्रोल रखती है, ठीक है। वो उसकी जो पोजीशन है वो क्या डोमिनेट करती है? एंट्री एंड एग्जिट, सही है। फिर हिस्टोरिकली मैनी गेटवे सिटीज इमर्ज एज हाँ, मतलब हम शुरू मतलब पुराने उससे देखें टाइम से, तो ये जो कंट्रीज हैं वो मतलब गेटवे कंट्रीज हैं वो पोर्ट्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स कॉलोनियल पावर के उस टाइम पे काम करती थी। तो इसलिए जो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइस कैप क्लाइमेट इज आर करेक्ट। आइस कैप क्लाइमेट के बारे में पूछा है। इन द कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन द आइस कैप क्लाइमेट इज EF से जाना जाता है, कोपेन क्लासिफिकेशन होता है, इसके ऊपर एक होल सम वीडियो बना देंगे। फिर इट इज द अर्थ मोस्ट सीवियर क्लाइमेट वेयर द मीन मंथली टेम्परेचर इज नेवर अबव 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो एवरेज टेम्परेचर है ना, मीन मंथली टेम्परेचर जो है वो भी कभी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया ही है। दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन द पीर पंजाल एंड द ग्रेट हिमालयाज। तो इसमें से क्या करेक्ट है? देखो ऑप्शन बी जो है 1 एंड 2 ये दोनों करेक्ट हैं। क्यों है देखते हैं। आइस कैप क्लाइमेट जो है क्लासिफाइड होता है वो EF से, ठीक है। कोपेन क्लासिफिकेशन होता है, कोपेन सिस्टम होता है, उसमें EF से उसको करता है। ये हार्शेस्ट क्लाइमेट, ओ सॉरी तो वो मिटाई देते हैं, गलत हो गया ना वो थोड़ा, इसको हम देखो आइस कैप क्लाइमेट जो है वो EF कहते हैं कोपेन सिस्टम में। हार्शेस्ट एकदम हार्शेस्ट क्लाइमेट है अर्थ पे, ठीक है ना। इट इज मार्क्ड बाय परमानेंटली आइस एंड स्नो कवर। मतलब ये जो है यहाँ पे परमानेंट हरदम आइस रहती है, स्नो कवर रहता है और मंथली टेम्परेचर 0 डिग्री से अब राइज ही नहीं करता। तो इसीलिए जो है स्टेटमेंट 1 के बारे में देखो EF से डिनोट होता है, सही होगा। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, क्यों? इट इज़ द मोस्ट सीवियर क्लाइमेट टाइप, इतना ज़्यादा सीवियर क्लाइमेट टाइप है विद ऑल मंथ, सारे जो महीने होते हैं ना बिलो फ्रीजिंग पॉइंट के नहीं रहते हैं। तो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट हो गया। अब देखो पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालयाज एक्सपीरियंस अल्पाइन या टंडरा क्लाइमेट। पीर पंजाल रेंज जो है और ग्रेट हिमालयाज है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अल्पाइन या टंडरा है, ये ET में आते हैं, ठीक है। EF में नहीं आते, आइस कैप में नहीं आते हैं ये। तो इसलिए ये इसने क्या कहा कि ये जो है
दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन द पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालयस। कौन सा क्लाइमेट? EF वाला नहीं, यहाँ पे EF नहीं है, यहाँ पे ET क्लाइमेट है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर मिएंडर्स, ठीक है, इज ऑल करेक्ट। मिएंडर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन करेक्ट है? यू शेप्ड होती है, एन एक्सट्रीमली टाइट मिएंडर इज कॉल्ड अ गूसेनेक, ठीक है। क्या जो एक्सट्रीमली टाइट मिएंडर है उसे गूसेनेक कहते हैं, ये बोल रही है। फिर इट इज लाइकली टू बिकम अ कट ऑफ बन जाती है या ऑक्सबो लेक बन जाती है, फ्लड आता है तो, ठीक है। फिर कहती है टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उसका जो अपलिफ्टमेंट होता है कैन कॉज अ रिवर टू कंटिन्यू डाउन कटिंग along its meandering course producing incised और entrenched meanders। मतलब ये कहना चाहता है कि टेक्टोनिक जो अपलिफ्टमेंट होता है उसकी वजह से entrenched meanders बन जाते हैं। कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन सी जो है 2 एंड 3 करेक्ट है, 1 क्यों नहीं है देखते हैं। देखो meander जो है एक साइनस लूपिंग बैंड इन, वो एक यू शेप बैंड रिवर है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि यू शेप है? नहीं, मोरली एस शेप देना, सिंपल यू शेप। कहीं कहीं है कि हाँ ऐसी 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 यू शेप ही बनाती है, नहीं, लेकिन मैंने जहाँ तक अभी उसको एनालाइज किया इसमें मोर देन एस शेप ज़्यादा बनाती है, हाँ, देन यू शेप, ठीक है। फिर है स्टेटमेंट 2 इज राइट। कैसे? अ वेरी टाइट मिएंडर को यही कहते हैं गूसेनेक। व्हेन अ रिवर कट्स थ्रू द नैरो नेक ड्यूरिंग फ्लडिंग द अबंडेंट लूप फॉर्म अ कट ऑफ या ऑक्सबो लेक। यस, और स्टेटमेंट 3 जो है ये जो बोल रहा है एकदम सही है। देखो भाई देखो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गई। ये कह रहा है कि एन एक्सट्रीमली टाइट मेंढर को हम गूजनेक कहते हैं या गूजनेक कहते हैं, सही है ये, ठीक है। तो गूजनेक भी कहते हैं इसको। स्टेटमेंट 2 इसके लिए करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया। एस शेप ज़्यादातर देखी जाती है, यू शेप भी देखी जाती है, पर मोस्टली एस शेप देखी जाती है, ठीक है। और स्टेटमेंट 3 इसलिए करेक्ट हो गया। कहीं कहीं इसका ऑप्शन डी भी है, लेकिन मेरे लिए अप्रोप्रिएट है सी ऑप्शन, ठीक है। फिर हाउ कैन वन डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ गिवन प्लेस। किसी को अगर ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर्टिकुलर डे पे डिटरमाइन करनी तो कैसे करेगा? अगर उसको टेम्परेचर दे रखा है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दे रखी है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों दे रखी है, या परसेंटेज दे रखी है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का। तो इसमें है कि बोथ अगर टेम्परेचर और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दे रखी है तो वो डिटरमाइन करेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? परसेंटेज रेशियो है किसका? रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेशियो किसका? एक्चुअल वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जो एक्चुअल वाटर प्रेजेंट है उस समय एयर में, टू द मैक्सिमम अमाउंट इट कैन होल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, और मैक्सिमम अमाउंट कितना वो होल्ड कर सकती है, ठीक है। तो देखो वार्मर एयर जो होती है वो मोर मॉइस्चर कर सकती है। क्यों? वार्मर एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो उसमें ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा। कोल्ड एयर के जो पार्टिकल होंगे उसके अंदर तो पहले से ही होगा ना वाटर, तो इसीलिए वार्मर एयर जो है वो होल्ड कर सकती है मोर मॉइस्चर, ठीक है ना। तो अब हमें अगर कैलकुलेट करना है तो हमें दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, किसकी? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड द टेम्परेचर। तो इसलिए ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसोलेशन। इंसोलेशन के बारे में क्या करेक्ट है? व्हाट इज इंसोलेशन? इनकमिंग रेडिएशन ऑफ सोलर रेडिएशन इज इंसोलेशन। चलिए देखते हैं क्या होता है इंसोलेशन, ठीक है, एक मिनट में। तो क्या है इंसोलेशन के बारे में देखते हैं। सही आंसर देखते हैं। इंसोलेशन इज प्रीडोमिनेंटली शॉर्ट वेव रेडिएशन। जो इंसोलेशन होती है आती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है विद वेवलेंथ इन द रेंज देखिए इसका 0.39 से 0.76 माइक्रोमीटर, ठीक है। पहली स्टेटमेंट बोलती है। फिर दूसरी कहती है इंसोलेशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो हमारा पूरा अर्थ है इसमें इंसोलेशन जो आती है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिकॉज ऑफ द अर्थ कर्व सरफेस एरिया। तो क्या करेक्ट है? अब भाई ये तो सबको ही पता होगा कि स्टेटमेंट 2 तो सही नहीं लग रही, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब क्यों है? लेट्स सी।
देखो स्टेटमेंट वन राइट क्यों है? इंसुलेशन जो होती है वो एक मेनली शॉर्ट वेव रेडिएशन ही है, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि इंसुलेशन जो है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, लार्जली इन द विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें विजिबल रेंज में आती है या फिर नियरली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में आती है। इसका जो वेवलेंथ का रेंज होता है ये सही दे रखा है 0.39 से 0.76। अब स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट क्यों है? देखो ऑल्दो द एक्सप्लेनेशन नोट्स वेरिएशन इन द एंगल ऑफ सोलर रेज ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। अब ये क्या कह रहा है? इंसोलेशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं, ये बोल रहा है कि नहीं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर ही ऐसा है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकती है। समझ गए? तो इसलिए ऑप्शन जो सेकंड है वो गलत हो गया, तो ऑप्शन वन ओनली जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर होगा। फिर है विच ग्रीन हाउस गैस हैज मैक्सिमम एवरेज रेसिडेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर। कौन सी जो ग्रीन हाउस है जो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रहती है? CFC, CH4, N2O या वाटर वेपर? तो देखो जिसका करेक्ट आंसर है वो है क्लोरो फ्लोरो दवाई कार्बन। CFCs होती हैं। क्यों होती हैं? देखो आप जो जितनी भी गैसेज दे रखी है ना उसमें जो लॉन्गेस्ट एवरेज रेसिडेंस टाइम है एटमॉस्फेयर में वो है CFC। ठीक है, अब देखो CFC जो होती हैं बहुत ही मतलब दसों सालों से रह सकती हैं। जैसे CFC12 जो है वो 100 साल तक रह सकती है। ठीक है ना। फिर है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O के बारे में आया है कि इसका अगर हम कंपेयर करें लाइफ टाइम तो ये इसका है लगभग 114 साल। ठीक है, लेकिन ये तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर मतलब कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कितने 100 साल रह लें। इसका कैलकुलेशन हो जाता है कि 114 साल तक रहती हैं। ठीक है, फिर मीथेन का है 12 साल और वेपर जो है सबसे शॉर्टेस्ट है फ्यू डेज, बस कुछ ही दिन रह सकती है। तो अब इस क्वेश्चन से ये पता चल गया कि मैक्सिमम किसका है? CFCs का है। मिनिमम किसका अगर आप पूछेंगे तो क्या है? वाटर वेपर्स। वाटर वेपर कितना है? जस्ट अ फ्यू डेज। क्यों? क्योंकि रैपिड साइक्लिंग होता है इवेपोरेशन पर प्रेसिपिटेशन ना, तो इसलिए वाटर वेपर का होता है लेस शॉर्टेस्ट रेसिडेंस टाइम। फिर है व्हाट डज BW स्टैंड्स फॉर एज पर द कोपन क्लासिफिकेशन। अब कोपन क्लासिफिकेशन में BW का क्या मतलब है? स्टेपी क्लाइमेट डिनोट करता है, डेजर्ट क्लाइमेट, टंड्रा या मेसोथर्मल क्लाइमेट। तो इसमें है डेजर्ट क्लाइमेट जो है BW से डिनोट किया जाता है। अब देखो कोपन क्लासिफिकेशन है ना, जो फर्स्ट लेटर होता है वो ड्राई क्लाइमेट को डिनोट करता है B। ठीक है, B फॉर ड्राई क्लाइमेट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको। सेकेंड लेटर जो है वो है W। W किसको कहता है? डेजर्ट एरिड क्लाइमेट को। S किसको करता है? स्टेपी, स्टेपीज के स्टेपीज जो होते हैं स्टेपी सेमी एरिड क्लाइमेट को। ठीक है ना। तो इस समय क्या पता चलता है कि BW जो है वो रेफर करता है डेजर्ट क्लाइमेट को। ठीक है, B से क्या डिनोट हुआ? ड्राई, W से क्या रिप्रेजेंट हुआ? डेजर्ट, S से क्या इंडिकेट हुआ? स्टेपी सेमी एरिड। ठीक है, तो BW पूछा है तो BW इज फॉर ऑप्शन डेजर्ट क्लाइमेट। ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। फिर पूछता है विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिश करती है वर्ल्ड वाइड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। वर्ल्ड वाइड लिस्ट जो एंडेंजर्ड स्पीसीज की कौन करता है? तो इसमें है IUCN जो है वो करती है, WWF नहीं करती, UNEP नहीं करती और UNDP भी नहीं करती। चलो देखो जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है IUCN, ये एक रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज निकालती है। ठीक है, एंडेंजर्ड प्लांट्स की, एनिमल्स की और अदर ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देती है ऑन देयर टैक्सोनॉमीज, कंजर्वेशन स्टेटस एंड ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ऑन विच अमंग द फॉलोइंग इज नेशनल वाटरवे नंबर 2 सिचुएटेड। नेशनल जो NW2 है वो कहाँ पे है? सॉरी, ऑप्शन ए गंगा हल्दिया प्रयागराज, फिर ऑप्शन बी वेस्ट कोस्ट कैनाल कोट्टापुरम कोल्लम, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, या फिर ऑप्शन डी गोदावरी एंड कृष्ण काकीनाडा पुडुचेरी। तो उसका ऑप्शन जो सी है तो ब्रह्मपुत्र सादिया धुबरी, ये करेक्ट आंसर है। देखो अब जो गंगा हल्दिया प्रयागराज है ना, ये है गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम नेशनल हाईवे, सॉरी नेशनल हाईवे निकल गया मुझसे, नेशनल वाटरवे नंबर 1। ठीक है, NW1 इंडियाज लॉन्गेस्ट स्पेनिंग 1620 किलोमीटर। तो आपको यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन पता चल गई, इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे। फिर है वेस्ट कोस्ट कैनाल कोट्टापुरम कोल्लम, ये क्या है?
ये उद्योग मंडल एंड चंपकरम, ये क्या लगा चंपकारा, ये है, ठीक है। ये है नेशनल वाटरवे नंबर 3, ठीक है। इसकी लेंथ है 205। फिर है गोदावरी एंड कृष्णा काकीनाडा पुडुचेरी, ये क्या है, ये है नेशनल वाटरवे नंबर 4, ठीक है। देखो हमने 1 पढ़ी, 3 पढ़ी, 4 पढ़ी, 2 का है, 2 ये वाली है वेस्ट कोस्ट कैनाल कोट्टापुरम कोल्लम, याद होगी ना आपको 4, इससे आपको चारों का पता चल गया। अब ये देखो 4th है, इसको देखते हैं। ये जो काकीनाडा पुडुचेरी कैनाल है, इस ये देखो इसका स्ट्रेच है गोदावरी वजीराबाद विजयवाड़ा स्ट्रेचिंग एट कृष्णा रिवर, दिस इज ये NW4 है। मेजरिंग क्या है इसका 1078। इसका क्या था, जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 था वो 1620 था, क्या है लॉन्गेस्ट स्पैनिंग है ये इंडिया की। फिर है 205 किलोमीटर किसकी है, वेस्ट कोस्ट कैनाल। फिर है गोदावरी एंड कृष्णा का जो काकीनाडा पुडुचेरी का, इसका क्या है 1078। तो तीनों का पता चल गया हमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र सादिया धुबरी, ये जो है NW2 है। फिर है व्हाट इज कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या है, लैंड दैट हैज बीन लेफ्ट फैलो फॉर 4 ईयर्स, 4 साल तक हमने छोड़ दी ऐसी। लैंड दैट हैज बीन लेफ्ट फैलो बिटवीन 1 and 2 ईयर्स, बिटवीन 1 and 2 ईयर्स के लिए छोड़ दी। लैंड दैट हैज बीन लेफ्ट फैलो फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम में छोड़ दी। फिर है लैंड दैट हैज बीन लेफ्ट फैलो फॉर मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल से ज़्यादा। भाई 3 नहीं 5, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। क्यों, देखो भाई कल्चरेबल वेस्टलैंड जो होती है ना, वो एक ऐसी लैंड होती है, देखो अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होती है, ये सूटेबल होती है कल्टिवेशन के लिए, बट उनको छोड़ दिया जाता है कुछ दिन, मतलब कुछ सालों के लिए, बट हैज रिमेन्ड अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। अगर कंसेक्यूटिव ईयर्स होने चाहिए लगातार एक के बाद एक, ठीक है। सच लैंड में भी बैरन, क्यों तो ऐसा करते हैं, बंजर हो सकती है या अनयूज हो सकती है। अनयूज क्यों हो सकती है, क्यों, क्योंकि वो जो लैंड है, देखो लैंड है जैसे ये, या तो ये बैरन है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है इस पर, ठीक है, या फिर वाटर स्कैरसिटी, पानी नहीं मिल पा रहा, तो फिर प्लांट्स कैसे उगेंगे, है ना, या फिर अदर फिजिकल एंड केमिकल लिमिटेशन, मतलब बंजर जमीन वही होगी फिजिकल एंड केमिकल लिमिटेशन। और एक मतलब उसको रिक्लेमेशन, मतलब उसमें हम वाटर फैसिलिटीज लगाएंगे, हम उसमें पेस्टिसाइड या फिर कुछ और ऐसे डालेंगे मिट्टी में जिससे कि उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए। तो इसके लिए हम 5 या 5 से ज़्यादा साल रखते हैं उसको। तो उसका ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट होता है, सॉइल एनालिसिस होता है, सॉइल बैंक होती है जिसमें टेस्ट होती है, टेस्टिंग होती है सॉइल की, फिर उसको हम प्रॉपर रिक्लेमेशन के बाद हम उसमें कल्टिवेशन चालू कर देते हैं। तो इसलिए ऑप्शन जो डी है, लैंड दैट हैज़ बीन लेफ्ट फैलो फॉर कितना, फॉर 5 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स या 5 ईयर्स, ठीक है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अभी कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी फॉर ऑल लोकेशन ऑफ द अर्थ सरफेस इज द सेम व्हाइल लीनियर वेलोसिटी वेरीज। एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ऑल लोकेशन ऑफ द अर्थ सरफेस की वो सेम होती है जो, और लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो वेरी करती रहती है। फिर ये लीनियर वेलोसिटी जो होती है मैक्सिमम होती है कहाँ पे, इक्वेटर पे, और मिनिमम होती है पोल पे। तो जो दोनों करेक्ट ऑप्शन है वो यही है। देखते हैं कैसे। देखो अर्थ का रोटेट होना, ये तो मतलब कभी रुका ही नहीं जब से अर्थ बनी है, ठीक है, ठीक है। तो फिर देखो अर्थ रोटेट एज अ रिजिड बॉडी, ठीक है। सो ऑल पॉइंट्स कंप्लीट वन रोटेशन इन अबाउट 24 आवर्स। जितने भी पॉइंट है एक कंप्लीट रोटेशन 24 घंटे में हो जाता है, ठीक है। तो इसका ये ओमेगा, ये फॉर्मूला भी रखा है। फिर है लीनियर वेलोसिटी, अब 3 और वी फॉर वी, लीनियर वेलोसिटी वी, इसको छोड़ देना, मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अब देखो फॉर्मूला देखेंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा आर वी, तो इक्वल टू ओमेगा आर वी हो गया। तो जो r जो है वो डिस्टेंस है रोटेशन एक्सिस से, ठीक है। तो r लार्जेस्ट है इक्वेटर पे और 0 है पोल पे। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी इक्वेटर पे और मिनिमम होगी पोल पे। इसको और अच्छे से फॉर्मूले से समझाऊंगा, इसमें मतलब ये वैसे लिखना नहीं बन पा रहा आपसे। तो इसमें ये समझ लीजिए आप कि देखो कि एंगुलर वेलोसिटी जो ऑल लोकेशन अर्थ सरफेस के सेम है, लीनियर वेलोसिटी वेरी करती है, हाँ एकदम सही है। फिर लीनियर वेलोसिटी मैक्सिमम है एट द इक्वेटर, क्यों है, देखो आर इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे आर जो है रेडियस जो है लार्जेस्ट है, और पोल्स पे क्या है 0 है, तो इसीलिए मिनिमम हो गई पोल पे। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है दोनों करेक्ट आंसर है इसके, ठीक है, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट।
फिर है व्हाट इज मतलब ये जो इसमें जितने भी करेक्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। ये एस से है, ये एज अ इंटरनेशनल अफेयर्स था लेकिन कर लिया यहाँ पे कि एस के बारे में क्या सही है इसमें। वन ऑफ द गोल्स ऑफ एस जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक गोल है प्रमोट अ न्यू डेमोक्रेटिक फेयर एंड रैशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। ये एक फेयर एंड रैशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर को प्रमोट करता है। फिर है ईरान जो है, ईरान वो एक परमानेंट मेंबर है एस का। तो देखते हैं, देखो एस का जो चार्टर है ना, चार्टर मतलब किसी भी कोई भी कॉर्पोरेशन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो इसकी कुछ वो होती है वैल्यूज़ कि इसको ये करना है। तो ये उनका एक चार्टर होता है जिससे कि वो एक अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें लिखते हैं और फिर उसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, टू वर्क टुवर्ड अ डेमोक्रेटिक फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। समझ गए, एक डेमोक्रेटिक तरीके से, फेयर तरीके से, रैशनल तरीके से एक न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर फॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर है ईरान जो है वो फुल परमानेंट मेंबर है एस का, ठीक है। कब हुआ था ये, जुलाई में 2023 में, ठीक है ना। तो इसके लिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे इसके। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। आगे हम इसको और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे और डे बाई डे हम इसको और बेटर ही बनाएंगे। तो एक बार क्लाउड्स की मतलब जो तरह तरह के क्लाउड होते हैं उनकी एक प्रॉपर वीडियो आने के लिए मैं कह दूंगा, तो वो पूरा प्रॉपर वीडियो आएगी, उसकी फिर ऐसी कोपिंग की प्रॉपर वीडियो, ठीक है। तो इसीलिए हम ये वीडियो एंड करते हैं। और ये है सक्सेस डजंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट। जो सक्सेस है वो वेट नहीं करती परफेक्ट मोमेंट के लिए, इट कम्स टू दोज हु टेक एक्शन। करेंगे लोग तो सक्सेस मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज की वीडियो। बाय एंड जय हिंद।